गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी हिंदी ग्रामर के पाठ लिंग जेंडर पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की डेफिनेशन और इनमें कौन से शब्द हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, कौन से शब्द स्त्रीलिंग में रहते हैं तथा लिंग की पहचान के नियम के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले है लिंग की परिभाषा। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान, अर्थात जिससे हम किसी व्यक्ति विशेष को पहचानते हैं उसे लिंग कहते हैं। जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रत्येक संज्ञा शब्द को जाति लिंग की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। सबसे पहले है पुल्लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, अर्थात हमें ये पता लगे कि व्यक्ति पुरुष है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक है, बूढ़ा है, युवक है, तोता है आदि। दूसरा है स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो अर्थात स्त्री का पता चलता है, स्त्रीलिंग के बारे में जानकारी मिलती है, हम उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। चुईया, बुढ़िया, चिड़िया आदि। अब है लिंग की पहचान। देखिए बेटा, लिंग प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक दो प्रकार की संज्ञाओं में लिंग की पहचान कर सकते हैं। जो प्राणीवाचक संज्ञाएं होती है उनमें लिंग पहचानना बड़ा सरल होता है, बड़ा आसान होता है, और जो अप्राणीवाचक संज्ञाएं होती है उसमें लिंग की पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसमें पहले बाद में पढ़ेंगे। पहले लेते हैं प्राणीवाचक जो संज्ञाएँ हैं उसमें लिंग की पहचान कैसे करें। तो सबसे पहला नियम है कि कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएँ ऐसी है जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयुक्त होती है। इनमें भेद और पहचान के लिए पुल्लिंग से पहले नर और स्त्रीलिंग से पहले मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो बनता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो बनेगा, परंतु उनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना लेने के लिए हमें नर और मादा शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए उल्लू है, उल्लू शब्द पुल्लिंग होता है परंतु इसका स्त्रीलिंग भी बन सकता है। तो कैसे बनेगा कि नर उल्लू पुल्लिंग हो गया और मादा उल्लू स्त्रीलिंग हो गया। नर कोयल पुल्लिंग हो गया और मादा कोयल स्त्रीलिंग हो गया। वैसे ही नर भालू पुल्लिंग हो गया और मादा भालू स्त्रीलिंग हो गया। दूसरा है नित्य पुल्लिंग शब्द, अर्थात वे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग में लिए जाते हैं। अर्थात इन शब्द को मच्छर है तो मच्छर हमेशा पुल्लिंग में रहता है, इसका भी हमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए नर और मादा का प्रयोग करना पड़ेगा। खरगोश है, कौवा है, गीदड़ है, चीता, उल्लू आदि वे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग में लिए जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं इनका स्त्रीलिंग नहीं बना सकते हैं, परंतु इनके लिए हमें नर और मादा शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। परंतु कोई आपसे पूछे कि मच्छर शब्द किस लिंग में आएगा तो हमें बताना है मच्छर, खरगोश, कौवा ये सब हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, परंतु इनका स्त्रीलिंग भी बन सकता है। जैसे नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं वैसे हमारे नित्य स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं। वैसे ही कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे मच्छर, खरगोश वगैरह थे, वैसे यहाँ पर मछली, छिपकली और मक्खी है, ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं, परंतु इनका भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बन सकता है। कैसे बनेगा? जिस प्रकार में नित्य पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन किया था वैसे ही हमें नित्य स्त्रीलिंग शब्द का भी लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, और इस प्रकार हम उनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं नर और मादा शब्द जोड़कर। कुछ अप्राणीवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है, अर्थात इनका पुल्लिंग रूप नहीं बनता है। इनका प्रयोग केवल हमेशा स्त्रीलिंग में ही होगा। जैसे धाय, सती, सवारी, नर्स आदि वे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, इनका पुल्लिंग रूप नहीं बनता है। जैसे सती है, अब सती रूप हमेशा स्त्रीलिंग में रहता है, इसका पुल्लिंग आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, पुल्लिंग रूप यहाँ पर बनता ही नहीं है। तो इन शब्द को हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। वैसे ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त किए जाते हैं, अर्थात पुल्लिंग के साथ प्रयुक्त होंगे तो पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे, स्त्रीलिंग के साथ प्रयुक्त होंगे तो स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। इनमें कोई अंतर नहीं है। हम जिस लिंग के साथ इनका प्रयोग करेंगे उसी लिंग के आधार पर इनको अपना नाम दे देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति, राजदूत, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर आदि शब्द ऐसे होते हैं जिनका लिंग अगर हम स्त्रीलिंग के साथ लेते हैं, जैसे हमने कहा हमारी
प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी, तो प्रधानमंत्री शब्द इंदिरा गांधी जी के साथ भी आ गया। हमने कहा वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो प्रधानमंत्री शब्द उनके साथ भी आ गया। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, इससे पहले हमारे मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे थी। तो ये शब्द जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसे जो शब्द होते हैं वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त किया कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर है, राजदूत है, इन शब्दों का प्रयोग भी हम दोनों लिंगों में कर सकते हैं। ये हुए हमारे प्राणीवाचक संज्ञाएँ, अर्थात जिन संज्ञा शब्दों का हम आसानी से पता लगा सकते हैं वे प्राणीवाचक संज्ञाएँ होती हैं। जिसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग में होते हैं, कुछ का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने के लिए नर मादा का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं और कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त करते हुए समय एक जैसे शब्द रहते हैं। इनका हमने अध्ययन किया। अब दूसरा है अप्राणीवाचक संज्ञाएँ, अर्थात अप्राणीवाचक जिनमें कोई प्राण नहीं होता है, उन संज्ञाओं को हम कैसे पहचानें। जैसे मैंने कहा जलेबी। अब इस जलेबी शब्द को हम कैसे पहचानेंगे, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है? तो इसके लिए हमें बहुत सी जगह क्रिया और विशेषण का प्रयोग करना पड़ता है। उन्हीं चीज़ को हम अप्राणीवाचक संज्ञाओं के नियम में समझेंगे। तो प्राणीवाचक संज्ञाओं का निर्णय आसानी से किया जा सकता है, मैंने पहले बताया आपको। परंतु जो अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए लिंग निर्धारण करने में बड़ी कठिनाई आती है। कठिनाई इसलिए आती है क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें उच्चारण से पुल्लिंग में लगती है, परंतु स्त्रीलिंग में पहुंच जाती है, स्त्रीलिंग में होती है, पुल्लिंग में चली जाती है। तो उनका प्रयोग करने के लिए हमें कुछ नियम का प्रयोग करना पड़ता है, कुछ नियम की जानकारी होना चाहिए। उन्हीं नियमों को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग परिवर्तन करने के लिए या उनका लिंग पहचानने के लिए किन नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। देखिए, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार उनके साथ क्रिया, प्रयुक्त क्रिया भी हो सकती है। अर्थात हम अप्राणीवाचक संज्ञाओं को उनकी क्रिया के माध्यम से भी पहचान सकते हैं कि ये पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है या इसका लिंग कौन सा है। जैसे पहला उदाहरण है, मैंने आम खाया। अब ये जो खाया शब्द है ये आपको बता रहा है कि आम किस लिंग में आएगा, कि आम पुल्लिंग में आएगा। अगर मैंने कहता मैंने आम खाई, तो खाई शब्द इससे आम का मैच नहीं हो रहा है, ये उच्चारण शुद्ध नहीं है। हाँ, अगर मैंने कहा मैंने जलेबी खाई, तो जलेबी के साथ जो खाई शब्द आ रहा है, खाई क्रिया स्त्रीलिंग के लिए होती है और खाया क्रिया पुल्लिंग के लिए होती है। तो हम कभी कभी अप्राणीवाचक संज्ञाओं को उनकी क्रियाओं के माध्यम से भी पहचान सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे हमने भी आम को पहचाना कि आम पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसका पहचान हमें किससे हुई? इसकी पहचान हमें इसकी जो क्रिया है, खाया शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार हमने उसका पता लगाया कि क्या है, आम क्या है, आम पुल्लिंग है। देखिए दूसरी, देखिए लीची। लीची खाई, मैंने वैसे जलेबी का उदाहरण दे दिया था, फिर भी एक उदाहरण देख लीजिए। लीची खाई। अब यहाँ पर जो खाई क्रिया है ये किसके लिए आती है? स्त्रीलिंग के लिए आती है। खाया क्रिया पुल्लिंग के लिए आती है। तो लीची शब्द क्या हो गया? लीची शब्द स्त्रीलिंग हो गया। ऐसी कई चीज़ें होती है जैसे मैंने कहा समोसा खाया और कचौरी खाई, तो समोसा किस में चला गया? पुल्लिंग में चला गया। और कचौरी किस में चली गई? कचौरी स्त्रीलिंग में चली गई। इसलिए मैं कहता हूँ कि अप्राणीवाचक जो संज्ञा होती है उसका लिंग निर्धारण थोड़ी कठिनाई होती है, परंतु इतना कठिन भी नहीं है कि हम उनका लिंग पता नहीं कर सके। इसके लिए हमें थोड़ा विवेक रखना पड़ेगा, उसकी क्रिया आदि के उच्चारण करके देखना पड़ेगा कि उसकी क्रिया पुल्लिंग में आ रही है, स्त्रीलिंग में आ रही है। इसका दूसरा नियम देखिए, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार शब्दों के साथ आए विशेषण शब्द से भी हो सकता है। अर्थात जो अप्राणीवाचक संज्ञाएँ होती है उनके लिंग का निर्णय शब्दों के साथ आए विशेषण शब्दों से भी कर सकते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब हमने कहा यहाँ पर पंखा, पंखा क्या है? नया। तो नया शब्द क्या हुआ? ये विशेषण है। और नया शब्द हमेशा पुल्लिंग के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। जैसे हमने नया मकान लिया, हमने नई झोपड़ी बनाई, तो नई और नया, तो नई शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है और नया शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जो ऐसी अप्राणीवाचक संज्ञाएँ होती है जिनका हम लिंग निर्धारण कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं? इनके विशेषण के द्वारा भी हम इनका लिंग निर्धारण कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने पंखा, पंखा शब्द अप्राणीवाचक है, निर्जीव है, इसका पता हमें कैसे लगा? विशेषण से लगा। जैसे ही मैंने कहा
मेरी कार पुरानी है। अब यहाँ पर कार शब्द किस लिंग में आएगा, इसका निर्धारण इसके साथ आया है विशेषण पुरानी शब्द कर रहा है। तो पुरानी अगर पुल्लिंग होता तो पुराना, परंतु ये स्त्रीलिंग में आएगी कार, इसलिए इसके साथ क्या विशेषण आया है, पुरानी विशेषण का प्रयोग किया गया है। और इसी से हमें पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो मैंने कहा किसी क्रिया से पता लगा सकते हैं, कभी विशेषण से पता लगा सकते हैं। इस प्रकार हमें उनका उच्चारण करना पड़ेगा, उनके साथ प्रयोग में आने वाले विशेषणों को देखना पड़ेगा, तभी हम अप्राणीवाचक संज्ञाओं के जो शब्द हैं, अप्राणीय शब्द जो होते हैं, उनका लिंग निर्धारण कर सकते हैं। परंतु इतना हार्ड नहीं है, कठिन नहीं है, सिर्फ हमें समझना है। ये जो चैप्टर है इसके जो नियम दे रखे हैं, इस सभी नियम को एक बार आप पढ़ना अच्छी तरह से, तो आपको ये ईजीली क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, सदा पुल्लिंग शब्द अर्थात वे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। वैसे ही स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्द का अध्ययन करते हैं। पहला है देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, परंतु ये भी यहाँ पर भी अपवाद, मैंने कहा था अपवाद का तात्पर्य होता है जो ग्रामर का व्याकरण का जो नियम बनाया गया है उसके विरुद्ध कोई कार्य होता है, उसके विरुद्ध उसका लिंग निर्धारण किया जाएगा, तो वह हो गया अपवाद। जैसे हमारा नियम कहता है देशों के नाम किस में होंगे, पुल्लिंग में होंगे, परंतु श्रीलंका ऐसा देश है जो स्त्रीलिंग में चला जाता है, तो ये अपवाद है। अर्थात इस एक की वजह से हम ये कह नहीं सकते कि देशों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कहेंगे कि देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। श्रीलंका केवल अपवाद है कि ये स्त्रीलिंग में इसका नाम होता है, परंतु इस एक देश की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि सभी देशों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। कोई आपसे पूछे कि देशों के नाम किस में होते हैं, तो देशों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। कोई पूछे श्रीलंका का नाम किस में आएगा, श्रीलंका का नाम स्त्रीलिंग में आएगा। क्यों आया, क्योंकि ये अपवाद है, ये ग्रामर के नियम के विरुद्ध कार्य है, इसलिए इसका नाम स्त्रीलिंग में चला गया। मैंने कहा फलों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जो अधिकतर फल होते हैं उन सभी के नाम तरबूज है, पपीता है, केला है, आम है, अनार है, सेब है, इन सब के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। इसमें भी अपवाद होते हैं, जैसे लीची है, स्ट्रॉबेरी है, ये स्त्रीलिंग में चली जाएगी। अपवाद हर जगह मिलेगा, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। परंतु कोई पूछता है कि फलों के नाम किस में आएगा, तो हमारा नियम कह रहा है सदा पुल्लिंग शब्द, अर्थात हमेशा पुल्लिंग में रहने वाले शब्द। अपवाद सभी में मिलेगा, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। दिनों के नाम जो हमारे वीकेंड दिन होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये सोमवार मंगलवार हिंदी में हम कहते हैं, उनके नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। देखिए पर्वतों एवं समुद्रों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। पर्वत यानी जो पहाड़ है, चाहे हिमालय हो, विंध्याचल हो, हमारे राजस्थान का अरावली हो, इन सब के नाम हमेशा पुल्लिंग में रहेंगे। उसी प्रकार जो हमारे 7 महासागर हैं, हिंद है, अरब सागर है, उनके नाम पुल्लिंग में रहते हैं। परंतु जो बंगाल की खाड़ी है वो एक तरह से खाड़ी है, सागर नहीं है, तो वो स्त्रीलिंग में चली जाएगी, इसलिए कन्फ्यूज मत होना। तरल पदार्थों के नाम जो तरल है, लिक्विड है, उनके नाम भी किस में होते हैं, उनके नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। जैसे दूध, घी, पानी, तेल, पेट्रोल आदि शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। समय सूचक अर्थात समय बताने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे मिनट कहते हैं, सेकंड कहते हैं, हार कहते हैं, मंथ कहते हैं, ईयर कहते हैं, इन सबको जब हिंदी में उच्चारण करते हैं, ये सभी किस में चले जाते हैं, ये सभी हमेशा पुल्लिंग में चली जाते हैं। हिंदी के महीनों के नाम, अंग्रेजी महीनों के नाम नहीं, हिंदी के महीनों के जो नाम हैं वह पुल्लिंग होते हैं। चैत्र, वैशाख, सावन, ज्येष्ठ, सभी नाम, इसमें कोई अपवाद नहीं है, सभी नाम पुल्लिंग में होंगे। रत्न और धातुओं के नाम, रत्न जो नीलम है, पन्ना है, तांबा है, पुखराज है, मणि जो गोमेद बोलते हैं, ये सभी शब्द हमारे पुल्लिंग में होते हैं। और धातुओं के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, सोना है, तांबा है, पीतल है, सभी होते हैं, लेकिन दोनों में अपवाद है। देखो इसमें अपवाद मिलेगा, क्या मिलेगा, रत्नों में जो मणि है वह स्त्रीलिंग होता है, मणि शब्द किस में होता है, स्त्रीलिंग में होता है। दूसरा कह रहे हैं जो धातु होती है, सभी धातु पुल्लिंग में होती है, परंतु एक धातु ऐसी है जो स्त्रीलिंग में होती है, वो है चांदी।
तो इसका ये अपवाद हो गया, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ये पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। तो कोई कहे आपसे कि रत्नों के नाम किस में आते हैं, पुल्लिंग में। धातुओं के नाम किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। परंतु चांदी और मणि ऐसे दो शब्द हैं, धातु और रत्न हैं, जो स्त्रीलिंग में होते हैं, ये अपवाद है। वृक्षों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, परंतु इसमें भी एक अपवाद हो गया, क्या, इमली। इमली का पेड़ स्त्रीलिंग में माना जाता है, इमली को स्त्रीलिंग में माना गया है, बाकी सभी पेड़ पुल्लिंग में होते हैं। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, जैसे बाजरा है, चना है, चावल है, चना है आदि शब्द पुल्लिंग में होते हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं। कोई आपसे पूछे वृक्षों के नाम किस में होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। इमली का नाम स्त्रीलिंग चला गया। अनाजों के नाम किस में होते हैं, अनाजों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सभी अंगों के नाम नहीं होंगे। एक बात ध्यान रखना आप लोग, शरीर के सभी अंगों के नाम पुल्लिंग नहीं होते और सभी अंगों के नाम स्त्रीलिंग नहीं होते हैं, ये दोनों में होते हैं। कुछ अंग पुल्लिंग है और कुछ अंग स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। वैसे कहा भी गया हमारे शास्त्रों में कि हमारा जो शरीर है वह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूप में विराजमान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शरीर के कुछ अंग जो पुल्लिंग है और कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं, कान, गला, मुंह, सिर, पाँव, हाथ, बाल, ये जो है ये पुल्लिंग होते हैं। स्थानों के नाम अर्थात जो हमारे स्थान होते हैं, जैसे बाजार, गांव, नगर, शहर, प्रांत, देश, विश्व, मोहल्ला, राज्य, ये पुल्लिंग में होते हैं। अब इसमें कोई आपसे पूछ ले गली शब्द, अब गली स्थान है नहीं डिसाइड नहीं है, परंतु गली शब्द कोई पूछे तो गली स्त्रीलिंग में चला जाएगा, गली पुल्लिंग में नहीं आएगा। परंतु मुख्य रूप से स्थानों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। देखिए, जिन शब्दों के अंत में त्रय, आय, आस, आपा आदि प्रत्यय आते हैं, पन, वाला, एरा, वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे त्रय से बना पत्र, आय से बना अध्याय, आस से बना उल्लास, आपा से बना बूढ़ापा, ममत्व, देवत्व, पान वाला, लकड़ी वाला, चाय वाला, सपेरा, आर से बना सुनार, दान, पान दान, चाय दान, जो भी है ये सभी शब्द पुल्लिंग में होते हैं। ये जो प्रत्यय होते हैं तो आपको इसको याद करने का तरीका है, तो प्रत्यय याद कर लीजिए आप लोग कि जो कौन कौन से प्रत्यय के अंत में जो होगा तो वो याद कर लीजिए, या आप केवल एक बार शब्द पढ़ लीजिए तो आपको इससे पता लगेगा कि कौन सा पुल्लिंग में है और कौन सा स्त्रीलिंग में है। तो इन प्रत्ययों को एक बार आप देख लीजिएगा कि इन प्रत्यय से युक्त जो शब्द होते हैं, प्रत्यय कैसे कहते हैं, शब्द के अंत में लगे, तो अंत में अगर इनमें से कोई हो तो उसे हम पुल्लिंग का रूप मान लेंगे। अब आता है स्त्रीलिंग शब्द कि स्त्रीलिंग शब्द कहते किससे, हमने पहले बताया जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब जिस प्रकार हमने पुल्लिंग शब्द का अध्ययन किया कि बहुत से शब्द पुल्लिंग में रहते हैं, वैसे ही सदा स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द भी हैं कि कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। इनमें भी पुल्लिंग की तरह अपवाद हमें मिलेंगे, परंतु हमारा जो नियम कहता है उस नियम के अनुसार ही हमें उनका लिंग बताना है। कोई अपवाद के बारे में पूछे तो ये पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में क्यों गया, तो बोलिए कि नियम तो ये कहता है परंतु जो अपवाद होते हैं उसकी वजह से इसका लिंग में विपरीत लिंग मान लिया जाता है। जैसे मैं पहला उदाहरण देता हूँ नदियों के नाम। तो जितनी भी नदियाँ हैं भारत की सभी या बाहर की है स्त्रीलिंग में होती है, परंतु भारत की एक नदी है ब्रह्मपुत्र जो आसाम की साइड बहती है, पूर्वी साइड में बहती है, वह पुल्लिंग का रूप माना गया है। तो ये अपवाद है। लेकिन कोई आपसे पूछे कि नदियों के नाम किस लिंग में आएंगे तो हमें बताना है बिना डरे कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। परंतु कोई पूछे ब्रह्मपुत्र का नाम फिर पुल्लिंग में क्यों गया, तो उसका आंसर यही है कि ये अपवाद है, नियम के विरुद्ध है, इसलिए अपवाद स्वरूप ब्रह्मपुत्र को पुल्लिंग माना गया है। झीलों के नाम, हमारे जो झील हैं चाहे डल हो, निक्की हो, मानसरोवर हो, इन सभी झीलों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। भाषाओं के नाम हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, चीनी, इन सभी भाषाओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। बोलियों के नाम जो हमारी लोकल बोली होती है जैसे मारवाड़ी है, भोजपुरी है, बुंदेली है, इसके अलावा जौनपुरी है, सिंधी है, जो बोलियां हैं अलग अलग जो हमारी लोकल बोली जाती है, हमारे क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, तो वह बोलियां भी हमारी स्त्रीलिंग में मानी गई। जो भाषाओं की लिपियां होती है, किसी भाषा की लिपि हो चाहे रोमन, फारसी, गुरुमुखी, देवनागरी, जितनी भी लिपियां हैं उन सब लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग में माने गए। देखिए आगे अंगों के नाम, मैंने कहा था अंगों के नाम
कुछ पुल्लिंग में होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग में होते हैं, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। जिन अंगों के नाम पुल्लिंग में होते हैं उनका आपको याद कर लेना है, जिनके स्त्रीलिंग में होते हैं उनको भी एक बार आप देख लीजिए। पलक है, भौं है, आँख है, नाक है, मूँछ है, ठोड़ी है, गर्दन है, बाँह है, उंगलियां हैं आदि शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। तो शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग भी होते हैं और स्त्रीलिंग भी होते हैं, इसमें कोई अपवाद नहीं है। जो पुल्लिंग में है वो पुल्लिंग में माना जाएगा, जो स्त्रीलिंग में है वो स्त्रीलिंग में माना जाएगा। कोई आपसे पूछता है शरीर के अंगों के नाम किस में होते हैं, हमारा आंसर सीधा सा होना चाहिए कि शरीर के अंगों के नाम कुछ पुल्लिंग में होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग में होते हैं। देखो अपवाद किसे कहते हैं, जब ग्रामर का नियम तो कह रहा है कि सभी देशों के नाम पुल्लिंग में, परंतु किसी एक देश का नाम स्त्रीलिंग में चला जाता है वो अपवाद होता है। परंतु यहाँ अंगों के नाम में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ एक अंग नहीं है, बहुत से अंगों के नाम स्त्रीलिंग में है, वैसे बहुत से अंगों के नाम पुल्लिंग में। तो इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ अपवाद नहीं है। इसका सीधा सा आंसर है कि शरीर के अंगों के नाम सभी अंग पुल्लिंग भी नहीं होते हैं, सभी अंग स्त्रीलिंग भी नहीं होते हैं, कुछ पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग होंगे। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है और इसमें अपवाद भी नहीं है। आभूषणों के नाम, जो आभूषण गहने हम पहनते हैं उनके नाम भी किस में होते हैं, उसके नाम भी स्त्रीलिंग में माने गए हैं। चाहे चूड़ी हो, हार हो, माला हो, बाली हो, रखड़ी हो, चाहे जो भी है XYZ, वो सभी नाम आभूषणों के नाम होते हैं, वह स्त्रीलिंग में माने गए हैं। देखिए अब जैसे हमारे पुल्लिंग में पन, वाला, एरा, आर, दान आदि प्रत्ययुक्त शब्द आए थे वह स्त्रीलिंग में माने गए हैं, वैसे ही आवट, आई, आहट प्रत्ययुक्त शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे आवट से क्या बना, बनावट, आई से क्या बना, पढ़ाई, ता से क्या बना, महानता, आहट से क्या बना, घबराहट आदि जो शब्द होते हैं, मिठास, खटास आदि शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। आहारों के नाम, अर्थात जो भोजन हम करते हैं उनके नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। परंतु मैंने पहले बताया अपवाद हो, जैसे अप्राणीवाची जो संज्ञाएँ होती है उसका लिंग निर्धारण में हमें कभी कभी उसकी क्रिया भी देखनी पड़ती है। जैसे कचौरी मैंने बताया थी स्त्रीलिंग आ गया, परंतु समोसा किस में चला गया, पुल्लिंग में चला गया। रोटी खाई, दाल खाई, इडली खाई, पूरी खाई, कचौरी खाई, चपाती खाई, खिचड़ी खाई, कड़ी खाई, खीर खाई, समोसा खाई नहीं होगा, समोसा पुल्लिंग में जाएगा। इसलिए कहा था मैंने कि हमें बहुत सी अप्रामाणिक जो संज्ञाएँ होती है उनका लिंग निर्धारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका लिंग निर्धारण करने के लिए हमें संज्ञा उसकी क्रिया की देखनी पड़ेगी, उसका विशेषण देखना पड़ता है। अब यहाँ पर आहारों के नाम हमारे किस में होते हैं, आहारों के नाम हमारे नियम के हिसाब से तो किस में जा रहे हैं, स्त्रीलिंग में जा रहे हैं, परंतु यहाँ पर भी कुछ अपवाद हो जाता है। तो इसलिए मैंने बताया समोसा किस में चला गया, पुल्लिंग में चला गया। दलिया आहार है, खाने के काम, लेकिन किस में चला गया, दलिया खाया, दलिया खाई थोड़ी बोलते हम। खिचड़ी खाई हो गया, खिचड़ी स्त्रीलिंग है, लेकिन दलिया किस में चला गया, पुल्लिंग में चला गया। ठीक है, इसके अलावा जो लिंग परिवर्तन के नियम है वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इतने हार्ड नहीं है। तो मैंने जो अपना चैप्टर है समझा दिया है, इसकी वर्क अगर आपका कंप्लीट हो जाए तो आप नोटबुक स्कूल भेज दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।